गाइस, अगर आप वेब 3 प्रोजेक्ट्स फॉलो करते हो या डी नेट इकोसिस्टम को क्लोजली ट्रैक कर रहे हो तो रिसेंटली डी नेट की एक्स प्रोफाइल पर एक इंटरेस्टिंग अपडेट आई है। और ये अपडेट सिर्फ एक नॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं है। एक्चुअली इस पोस्ट के अंदर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल डिस्कशन छुपा हुआ है। डी नेट ने एक थ्रेड पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बात की गल्फ रीजन के डेटा सेंटर्स, क्लाउड रेसिलेंस, जियोपॉलिटिकल रिस्क और डिसेंट्रलाइज स्टोरेज फ्यूचर। अब आप सोच रहे होंगे ये सब डी नेट प्रोजेक्ट से कैसे कनेक्टेड है और डी नेट ये डिस्कशन अभी क्यों कर रहा है। क्या इसका रिलेशन डी नेट के फ्यूचर रोड मैप से है? क्या डिसेंट्रलाइज स्टोरेज रियली इंटरनेट का फ्यूचर बन सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या डी नेट जैसा प्रोजेक्ट फ्यूचर में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन सकता है? आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इंटरनेट एक्चुअली कितना फिजिकल है, जियोपॉलिटिकल रिस्क इंटरनेट को कैसे अफेक्ट करते हैं और डी नेट का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप वेब 3 और डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर समझना चाहते हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1, इंटरनेट वर्चुअल नहीं फिजिकल है। सबसे पहले एक बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि इंटरनेट एक वर्चुअल चीज़ है, जैसे क्लाउड, जैसे डेटा हवा में स्टोर होता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। इंटरनेट एक्चुअली एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है। इसके पीछे थाउजेंड्स नहीं बल्कि मिलियंस मशीन्स का नेटवर्क होता है। और ये मशीन्स कहाँ होती हैं? डेटा सेंटर्स में। डेटा सेंटर्स बेसिकली ह्यूज बिल्डिंग्स होते हैं जहाँ सर्वर्स होते हैं, नेटवर्किंग इक्विपमेंट होता है, स्टोरेज सिस्टम होते हैं, कूलिंग सिस्टम होते हैं, बैकअप पावर जनरेटर्स होते हैं। एक सिंगल लार्ज डेटा सेंटर में टेंस ऑफ थाउजेंड सर्वर्स हो सकते हैं और ये सर्वर्स इंटरनेट के डेटा को स्टोर और प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हो या ड्रॉप बॉक्स या AWS क्लाउड, तो आपका डेटा किसी ना किसी डेटा सेंटर बिल्डिंग के अंदर फिजिकली स्टोर्ड होता है। पार्ट 2, डेटा सेंटर्स का ग्लोबल नेटवर्क। अब दुनिया में मेजर टेक कंपनीज के ह्यूज डेटा सेंटर नेटवर्क्स हैं। पार्ट 2, डेटा सेंटर्स का ग्लोबल नेटवर्क। अब दुनिया में मेजर टेक कंपनीज के ह्यूज डेटा सेंटर नेटवर्क्स हैं। एग्जांपल अमेज़न वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अजूर है। इनके डेटा सेंटर्स दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में लोकेटेड होते हैं, जैसे USA, यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया, सिंगापुर, जापान, इंडिया। इनका मेन पर्पस होता है फास्ट डेटा एक्सेस, रीजनल बैकअप, लोड बैलेंसिंग। एग्जाम्पल समझिए, अगर आप इंडिया में यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो वीडियो डेटा प्रोबेबली इंडिया या सिंगापुर के डेटा सेंटर से सर्व हो रहा होगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ट्रैफिक दूसरे रीजन में रिडायरेक्ट हो सकता है। इस सिस्टम को बोलते हैं क्लाउड रिडंडेंसी और ये मॉडर्न इंटरनेट का बैकबोन है। पार्ट 3, गल्फ डेटा सेंटर इंसिडेंट। अब डी नेट ने जो पोस्ट की है उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेंशन हुआ। उन्होंने मेंशन किया, रिसेंट डेज में गल्फ रीजन में डेटा सेंटर्स को लेकर रिपोर्ट्स और डिस्कशन हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मिडल ईस्ट रीजन में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंसिडेंट या सिक्योरिटी कंसर्न्स की रिपोर्ट डिस्कस हो रही है। और इस सिचुएशन ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया, अगर एक मेजर डेटा हब ऑफलाइन हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट के बहुत सारी सर्विसेज कुछ मेजर हब्स पर डिपेंड करते हैं। अगर एक बड़ा हब डाउन हो जाए तो उसका इम्पैक्ट मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर आ सकता है। एग्जाम्पल 2021 में AWS आउटेज हुआ था। उस आउटेज की वजह से नेटफ्लिक्स प्रॉब्लम्स, डिज्नी प्लस इश्यूज, बैंकिंग एप्स डाउन, वेबसाइट क्रैश। यानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम ने इंटरनेट के बहुत सारे सर्विसेज को अफेक्ट कर दिया। पार्ट 4, जियोपॉलिटिक्स इंटरनेट को अफेक्ट कर सकता है। अब डी नेट ने थ्रेड में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया। उन्होंने बोला, मोस्ट क्राउड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल फेलियर्स को हैंडल करने के लिए डिज़ाइंड होता है, जैसे सर्वर क्रैश, हार्डवेयर फेलियर, नेटवर्क आउटेज। लेकिन एक और कैटेगरी का रिस्क है,
जियोपॉलिटिकल रिस्क का मतलब है वॉर, सैंक्शंस, साइबर वेयरफेयर, रीजनल शटडाउन, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये सिचुएशन नॉर्मल क्लाउड रिडंडेंसी सिस्टम को चैलेंज कर सकती है। एग्जाम्पल, अगर एक इंटायर रीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए तो रीजनल बैकअप भी काम नहीं करेंगे, और इसी वजह से डीनेट ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। पार्ट 5, डेटा इज द न्यू स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डीनेट ने बोला डेटा अब सिर्फ फाइल्स नहीं है, डेटा अब स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, और ये स्टेटमेंट एक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है। आज के टाइम में डेटा की इंपॉर्टेंस डिफरेंट यूज़र्स के लिए अलग है। यूज़र्स के लिए डेटा मतलब फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल फाइल्स, बैकअप। अगर ये डेटा लॉस्ट हो जाए तो पर्सनल डैमेज हो सकता है। बिजनेसेस के लिए, कंपनीज के लिए डेटा का मतलब है कस्टमर डेटाबेसेस, ऑपरेशनल सिस्टम्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इंटरनल सिस्टम्स। अगर डेटा एक्सेस लॉस्ट हो जाए तो बिजनेस ऑपरेशंस रुक जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए डेटा का मतलब क्या है? नेशनल रिकॉर्ड्स, डिफेंस सिस्टम, डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। इसलिए डेटा नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट बन चुका है। एआई सिस्टम के लिए डेटा और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई मॉडल्स डिपेंड करते हैं ट्रेनिंग डेटा, डेटा एसेट्स, नॉलेज स्टोरेज। अगर डेटा एक्सेस नहीं हो तो एआई सिस्टम यूजलेस हो सकते हैं। इसलिए डीनेट ने बोला डेटा इटसेल्फ इज बिकमिंग अ टारगेट। पार्ट 6, फ्यूचर डिसेंट्रलाइज स्टोरेज। अब डीनेट का मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। उन्होंने बोला डेवलपर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स अब एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टोरेज आर्किटेक्चर जो सिर्फ फ्यू फिजिकल हब्स पर डिपेंड ना करे, मतलब सेंट्रलाइज स्टोरेज की जगह डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डेटा इन वन डेटा सेंटर, डेटा स्टोर होगा हंड्रेड्स नोड्स, थाउजेंड्स डिवाइसेस, ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इस मॉडल को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज स्टोरेज नेटवर्क्स। पार्ट 7, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैसे काम करता है। अब सिंपल एग्जांपल समझिए। ट्रेडिशनल क्लाउड में फाइल स्टोर्ड होती है एक सर्वर क्लस्टर पर। अगर वो सर्वर क्लस्टर डाउन हो जाए तो डेटा टेम्पररी इनएक्सेसिबल हो सकता है। डिसेंट्रलाइज स्टोरेज में फाइल स्प्लिट हो जाती है मल्टीपल पार्ट्स में, और ये पार्ट्स डिफरेंट नोड्स पर स्टोर होते हैं। एग्जाम्पल, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। अगर एक नोड ऑफलाइन हो जाए तो बाकी नोड से डेटा रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। इसलिए डिसेंट्रलाइज नेटवर्क मोर रेजिलेंट होते हैं। पार्ट 8, एग्जिस्टिंग डिसेंट्रलाइज स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। वेब 3 इकोसिस्टम में ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज पर काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, फाइल कॉइन, आरवेव, स्टोरेज, सिया नेटवर्क। ये प्रोजेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं क्रिएट करने का डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, और डीनेट भी इसी कैटेगरी में अपना सॉल्यूशन बिल्ड करने का क्लेम करता है। पार्ट 9, डीनेट का विजन। डीनेट ट्रेड का फाइनल मैसेज ये था, फ्यूचर में इंटरनेट का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर वो नेटवर्क बन सकता है जो सरवाइव कर सके रीजनल डिसरप्शंस, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। मतलब अगर एक रीजन ऑफलाइन हो जाए तब भी नेटवर्क का डेटा एक्सेसिबल रहे, और डीनेट का क्लेम है कि उनका डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर इसी डायरेक्शन में डिज़ाइन किया जा रहा है। पार्ट 10, डीनेट इकोसिस्टम। डीनेट इकोसिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, वॉचर नोड। ये बेसिकली नेटवर्क पार्टिसिपेशन सिस्टम है जहां यूजर्स एक्टिवली परफॉर्म करते हैं, रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं, इकोसिस्टम सपोर्ट करते हैं। और रिसेंटली डीनेट ने डेटा कीपर नोड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। डेटा कीपर का कॉन्सेप्ट बेसिकली स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। पार्ट 11, डेटा कीपर नोड्स कॉन्सेप्ट। डेटा कीपर नोड्स का आइडिया ये है, नेटवर्क के अंदर स्टोरेज प्रोवाइडर्स होंगे, ये नोड्स डेटा स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में रोल प्ले करेंगे, मगर नेटवर्क में मल्टीपल स्टोरेज पॉइंट्स क्रिएट होंगे, और अगर ये सिस्टम प्रॉपर्ली स्केल हो जाए तो थियोरेटिकली एक डिसेंट्रलाइज स्टोरेज नेटवर्क बिल्ड हो सकता है। पार्ट 12, नरेटिव बिल्डिंग। डीनेट जो थ्रेड पोस्ट करता है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, एक्चुअली वो एक नरेटिव बिल्ड करता है। नरेटिव ये है, सेंट्रलाइज क्लाउड रिस्की है, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज फ्यूचर है, और डीनेट उस फ्यूचर का पार्ट बन सकता है। इसी तरह के नरेटिव्स वेब 3 प्रोजेक्ट्स में कॉमन होते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल प्रॉब्लम हाईलाइट करना इन्वेस्टर इंटरेस्ट इंक्रीज करता है।
पार्ट 30 क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना और एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल होना अलग चीज़ है। डिसेंट्रलाइज स्टोरेज का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन रियल एडॉप्शन के लिए प्रोजेक्ट को प्रूव करना होता है। स्केबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, रियल यूज केसेस, अगर ये चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाए तभी प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। पार्ट 14 वाई दिस अपडेट मैटर्स। अब क्वेश्चन ये है, डीनेट ने ये थ्रेड क्यों पब्लिश किया? पॉसिबल रीजन, पॉइंट नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर नैरेटिव हाईलाइट करना, पॉइंट नंबर 2 कम्युनिटी को एजुकेट करना, पॉइंट नंबर 3 प्रोजेक्ट विजन एक्सप्लेन करना, पॉइंट नंबर 4 नोड सेल इकोसिस्टम प्रमोट करना। ये सब वेब3 प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। तो गाइज आज की वीडियो में हमने डिटेल में समझा इंटरनेट एक्चुअली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा सेंटर्स इंटरनेट का बैकबोन है, जियोपॉलिटिकल रिस्क क्लाउड सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, डेटा अब स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है और डिसेंट्रलाइज स्टोरेज फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इसी नैरेटिव के थ्रू डीनेट अपने प्रोजेक्ट का विजन एक्सप्लेन कर रहा है। अब फ्यूचर में डीनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली कितना पावरफुल बन सकता है ये डिपेंड करेगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर, एडॉप्शन पर और रियल नेटवर्क यूजेस। अगर आप डीनेट इकोसिस्टम फॉलो कर रहे हो तो नेक्स्ट अपडेट्स भी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँ डीनेट टोकन फ्यूचर, एयर ड्रॉप पोटेंशियल, डेटा कीपर, नोड एनालिसिस, तो कमेंट करो डीनेट नेक्स्ट एनालिसिस। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।